हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, अस्त होंगे, बेस्ट होंगे पढ़ाई लिखाई में अपने। और तैयारी अब शुरू हो गई होगी, और जो अभी तक किए नहीं होंगे उनको अब लग रहा होगा कि शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाइयाँ चल रही होंगी। और हमने जैसा बात किया था, और जैसा यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि कमबैक की हमने यहाँ पे शायद चीज किया था, और इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों से। और वो चीजें हमने शुरू कर दिया, हालांकि अभी भी हमारा पोस्टर वही लगा हुआ है। ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट समरी है आपको क्या क्या हम कर रहे हैं। 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है 120 दिनों में। और कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल दे दिया था आपको, जिसमें हमने इन सारी चीजों को बताया था कि क्या कमबैक है हमारा, और क्या क्या चीजें लेकर के हम आ रहे हैं। कमिंग सून वाला अब सीन है नहीं, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज किसका, मैथ का। ओके, किसका, मैथ का। मैथ क्लास 10th का पेपर कोड ये है आपका सेट नंबर 430/6/1। क्लियर हो गई बात है। तो ये पहला जो पेपर आपका 2025 का हुआ था, कौन सा पेपर बेटा, 2030 का, 2025 का, नॉट 30। ठीक है जी। उसका ये पहला सेट नंबर है, और जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। बात ये नहीं है कि हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, बात ये है कि बेटा हम ये कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन हूबहू हम पीवाईक्यूज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही समझना कि पीवाईक्यूज के लेवल क्या होते हैं, पीवाईक्यूज के लैंग्वेज क्या होते हैं, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्लियर की बात है। क्योंकि देखो एक्चुअली मैं अपने तरीके से चीजों को कराऊं, उससे बेहतर है कि मैं क्यों ना सीबीएसई की ही चीजों को करा दूं मैं। ठीक है, अपने तरीके से, ताकि आपको ये समझ में आया कि 3 घंटा में कैसे इंडल्ज होकर के पेपर को बिफोर 3 आवर कैसे कंप्लीट करना है। जिसमें हम आज करेंगे एमसीक्यू, जो कि आपको पता है मैथ में एमसीक्यू कितने रहते हैं, 20 रहते हैं। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से 20 एमसीक्यू को हम कोशिश करेंगे 40 मिनट मैक्सिमम समझाने के साथ साथ। यदि आप हमारे साथ बने रहे लंबे समय तक, तो ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं कि आपको इतना टैलेंट मैं कुट कुट के भर दूंगा आपके अंदर, कि आप 20 से 25 मिनट में 20 के 20 एमसीक्यू कर जाएंगे, यानी 20 नंबर तुरंत 25 मिनट में आपके हाथ में होगा। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। देखो भाई, जीरोज निकालने के क्या तरीके होते हैं, इस बात को हम समझते हैं। यदि कोई भी ग्राफ दिया और उसमें जीरोज की बातें की जा रही है, क्या की जा रही है, जीरोज की बातें की जा रही है, तो जीरोज का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू 0 होना। जहां जहां पे y इक्वल टू 0 होगा, क्या बेटा, जहां जहां ग्राफ में, क्या, ग्राफ में y इक्वल टू 0 होगा बेटा, वहां वहां पे जीरोज मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, वहां वहां पे जीरोज मिलेंगे, क्योंकि px का मतलब है ही y फंक्शन। क्या है, y फंक्शन। y इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ पे px फंक्शन है। क्या है, px फंक्शन है। अब देखो भाई, ये y0 कहाँ पे होता है बेटा, तो हमें पता है x पे। कहाँ पे होता है, x पे होता है। यानी आपको ये पॉइंट देखने की x पे कहाँ कहाँ ग्राफ कट कर रहा है। तो एक तो यहाँ पे कट किया भाई, एक आपका यहाँ पे कट किया, दूसरा कहाँ पे कट किया, ओके, एक यहाँ पे कट किया, दूसरा यहाँ पे कट किया, तीसरा यहाँ पे। यानी कितनी जगह पे कट किया भाई, 3 जगह पे। यानी एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट किया वहां वहां 0 होगा वाई, और जहां यहाँ वाई 0 होगा वही क्या कहलाएंगे, पॉइंट जीरोज कहलाएंगे। यानी 3 जीरोज पॉइंट आपको मिले। क्लियर। आगे क्वेश्चन है बेटा, 22nd टर्म ऑफ द एपी। 22th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, यदि एपी आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, 3/2 1/2 -1/2 -3/2। यदि मैं बात करूं तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि एपी के टर्म जो हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब बेटा डी पक्का है कि क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, क्लियर बात है। यदि डी निगेटिव है तो बेटा यदि पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा टर्म ही यदि निगेटिव है, तो 22th टर्म तो ऑटोमेटिक निगेटिव होगा। यानी ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में। क्लियर होगी बात है, कोई आपत्ति इसमें नहीं। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। यदि हम बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि ए 22 तो बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए a+21d। किसी कोई पाप है इसमें नहीं। ए की वैल्यू क्या दिया है बेटा, तो पहला वाला टर्म क्या कहलाता है, ए कहलाता है, यानी 3/2 दिया है, प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं सर, लेकिन डी निकालने तो आता है ना आपको। डी क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1। नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते हैं बेटा, an-1 होता है। क्लियर होगी बात है। आगे चलते हैं, तो a2 क्या है भाई तुम्हारा, 1/2
माइनस 3/2। यहां से यदि सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। क्या मिलेगी? -1। यदि हम यहाँ पे -1 रखते हैं, 3/2 प्लस 21 इंटू -1, इसको यदि आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 3/2 माइनस 21। अब आपको सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करना है। एक और बात है बेटा, ये क्या है तुम्हारा? पूरी तरीके से कंप्लीटली इंटीजर है। ये क्या है तुम्हारा? फ्रैक्शन है। इंटीजर में से फ्रैक्शन गायब करेंगे बेटा तो कुल मिला के क्या बनेगा तुम्हारा? फ्रैक्शन ही आने वाला है। और फ्रैक्शन में केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। मैं सॉल्व तक नहीं किया, मैंने सॉल्व तक नहीं किया। क्लियर हुई मेरी बातें? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, फ्रैक्शन सॉल्व करोगे बेटा, एक इंटीजर में से फ्रैक्शन माइनस करो तो फ्रैक्शन ही तो बनेगा। क्लियर होगी बात है? तो इस बात को ध्यान दो। तो यहाँ से देखें हम तो 3/2 यदि हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? माइनस, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं फटाक से, क्या है इतना टाइम है, आता है ना एलसीएम लेते, नीचे 1 कर लेना भाई। तो यहाँ से क्या आ गया? -39/2। ये हमने सॉल्व करके आंसर लाया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला क्वेश्चन, अगला है द लाइन 2x - 3y = 6 इंटरसेक्ट x एक्सिस। कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना घटिया क्वेश्चन है। क्लियर बात है? प्यारा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक चीज दिया है, x एक्सिस। जिसने इसको ध्यान दे दिया, जिसने इसको ध्यान दे दिया, वो पहले से डिसाइड कर लेगा कि कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा। प्यारा इसलिए है, ठीक है। और घटिया का मतलब है कि कोई भी बच्चा इसको पुट करके पता कर सकता है कि आंसर क्या होगा। क्लियर बात है? इसके यहाँ पे जैसे हमें दिखाई दिया कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो हमें पता है कि भैया एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है बेटा? एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है बेटा? वहां पे 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट जिसमें जिसमें 0 होगा वो आंसर क्या हो गया भाई? वही हो सकता है, वही हो सकता है। ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्या है? नॉन जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? नॉन जीरो। वाई सेकंड वाला होता है ना, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, यदि आपको पता हो तो वाई यहाँ पे भी नॉन जीरो, यहाँ पे भी नॉन जीरो, यानी दो ऑप्शन वैसे ही नहीं होंगे। यदि आप वेरीफाई करोगे, क्या करोगे? वेरीफाई, तो पहले से तो शुरू करोगे, कितना टाइम लॉस होगा, तब जाके तीसरे और चौथे पे पहुंचोगे आप। क्लियर हो रही मेरी बात है? इसलिए मैंने बोला कि यदि स्मार्टली चलोगे तो फिर आसानी से आप कम समय में क्वेश्चन सही कर पाओगे। हो सकता है भाई गलती के भी चांसेस हो। समझ में आ गई मेरी बातें? अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कर ही जाएगा। जैसे देखो ये वाला ऑप्शन यदि तुम पुट कर दिए इसमें गलती से, क्या किए? पुट कर दिए, तो देखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 इंटू 0 0, -3 इंटू -2 क्या होता है बेटा? 6 आ जाएगा, क्योंकि वाह सर पहला ऑप्शन ही दिया था। बेटा ले लो नंबर, मिल जाएंगे तुम्हें नंबर। समझ में आ गई बात? इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला था कि ठीक भी क्वेश्चन और घटिया भी क्वेश्चन है। ओके, अब हम चलते हैं प्रोसेस में। इसको पुट करो भाई। इसको यदि आप पुट करके देखते हो तो -2 इंटू टू, -2 इंटू 2 कितना होता है? -4। ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि y जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो। तो केवल आपको चेक क्या करना है? 2x = 6 चेक करना है। -2 पुट करोगे क्या आएगा? -4 आएगा। 3 पुट करोगे क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। कोई आपत्ति इसमें? पाप है इसमें? नहीं। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चंस को लॉजिकली करना, लॉजिकली, समय बचाना हमें। आसान तो सारे क्वेश्चन होते हैं 10th के। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है कंडीशन, एक होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है बेटा? हमें सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है लाइन रेंज का। या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या बताया गया था? आपको ये बताया गया था यदि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। दूसरी लाइन क्या है बेटा? a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो इसमें आपको बताया गया था कि यदि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इस केस में क्या मिलेगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है तो उस केस में क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन किसको बतलाते हैं बेटा? दोनों कंडीशन किसको बताते हैं? कंसिस्टेंसी को बतलाते हैं। क्या बताते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को बतलाते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या बनता है? इनकंसिस्टेंट के लिए बनता है a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 but c1 upon c2 should not be equal। ये कंडीशन इनकंसिस्टेंट का होता है और यही कंसिस्टेंशन यही बताता है पैरेलल लाइन का कंडीशन भी बताता है। क्या बताता है? पैरेलल लाइन का कंडीशन भी बताता है। और इसके साथ साथ ये भी बताता है कि इसमें नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है।
क्लियर होगी बातें, कोई आपत्ति यहाँ पे? अब देख लो भाई, इसी के हिसाब से आपको लगाना है। यानी कि यहाँ पे यदि बात करें, A1 की जगह पे क्या है बेटा 3 है, B1 की जगह पे क्या है -7 है, A2 की जगह पे क्या है बेटा K है, और B1 की जगह पे क्या है बेटा B2 की जगह पे क्या है 14 है। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं भाई, तो यहाँ से A1 अपॉन में A2 करते हैं, A1 अपॉन में इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ठीक है भाई, हम इतना ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे वाले में कोई वेरिएबल है नहीं, के हमारा यहीं पे मिल जा रहा है, यानी कि इसको हम A1 अपॉन A2 से B1 अपॉन B2 को कंपेयर कर लेंगे तो के की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ यदि हम करें, A1 की वैल्यू क्या आ रही है भाई 3, A2 की वैल्यू क्या है भाई के, B1 की वैल्यू क्या है -7 और B2 की वैल्यू क्या है 14। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। ए ऑप्शन क्लियर है? कोई आपत्ति इसमें? बहुत आसान था, ये कंसेप्ट भी मैंने बता दिया, आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा तो इस चीज को आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, two identical cones are joined as shown in the figure. The radius of base is 4 cm and slant height each of the cone is 6 cm. Then the height of solid is what? कह रहा भाई कि दो कोन है, उनको क्या कर दिया इन्होंने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि इनकी हाइट पूछ रहे हैं आपसे, हाइट पूरी यही तो है इसकी, पूरा पूछ रहा हाइट ऑफ द सॉलिड, ये नहीं बोला कि एक हाइट ऑफ कोन, ठीक है, सॉलिड है पूरा का पूरा है, ठीक है, लेकिन दो कोनिकल शेप से मिला के बनाया गया है। और रेडियस तुम्हारा क्या है बेटा ये है, रेडियस तुम्हारा क्या है ये है। और स्लेंट हाइट किसे कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं। अब यदि आपको पता होगा तो आपको मास्टर ने बताया भी होगा कि ये जो बनाता है बेटा क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ओके, क्वेश्चन खत्म। फिर ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। देन क्लियर हो गई बात है। अब तुम्हें इसमें क्या कह दिया है? इसमें दिया कि बेस जो है, बेस का मतलब क्या है? यही वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लो या ये वाली। तो बेस कितना दिया बेटा 4 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट कितना दिया है भाई 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट बताओ। यदि हम ये निकाल लेंगे बेटा तो उतना ही हाइट ये भी होगा, डबल कर देंगे। क्लियर हो गई बात है। अब हाइट निकालने के लिए आपको रिश्ता पता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो भाई, यहां से हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए ना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या है बेटा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है लिख ही लेते हैं पहले, 4 का स्क्वायर, यहाँ से 36 माइनस 16, सो इट बिकम्स 20, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 20। एच इक्वल टू क्या आ गया भैया 2√5। क्या आ गया 2√5। ये कौन सा हाइट है भैया? ये तुम्हारा ये वाला है। क्योंकि टोटल एच निकालना है तो किसके इक्वल है बेटा 2h के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2h के इक्वल है, क्योंकि दोनों कोण का लेना है ना। समझ में आई बात है? यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या आ गया 4√5 आपका आंसर आ गया। कोई आपत्ति? बोलो भाई। इस क्वेश्चन को मैं अपने टेस्ट सीरीज में भी डाला था, जो भी आप लोगों का डीपीपी हुआ था जस्ट पिछला। ओके चलो अगला क्वेश्चन, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 9 इज व्हाट। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप किसी इवेंट का निकालना है बेटा, तो उसके नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी की खास बात है बेटा, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है भैया 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती और 0 से कम नहीं होती है। क्लियर की बात है? आगे प्रोबेबिलिटी की यदि बात करें तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। ये रही कहानी आपकी, ये रही कहानी। इसके अलावा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यदि निकालना है तो जैसे मान लो डाइस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है डाइस की बात, तो डाइस में कितने फेस होते हैं बेटा? तो आप कहेंगे 6 फेस। इसको कितनी बार रोल किया गया बेटा? तो 2 बार रोल किया गया। क्या किया गया? 2 बार रोल। तो जितनी बार किसी चीज को रोल करे उसका जितना फेस है बेटा उसके पावर कर दो। क्या कर दो? पावर कर दो। जैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन दी nth रोलिंग ऑफ nth टाइम्स रोल्ड डाइस। क्लियर है बात है? यदि हमने किसी डाइस को n टाइम्स रोल करा तो उसके सैंपल स्पेस कितने होंगे? तो 6 के पावर n। जैसे मान लो एक बार आपने रोल करा तो 6 के पावर 1 कितना हो गया 6 आएंगे तुम्हारे आउटकम्स। यहाँ पे बेटा 6 के पावर 2 कर देंगे तो कितने सैंपल स्पेस बन जाएंगे 36 बनेंगे। यानी हमारे लिए 36 वाला ही काम का है, क्योंकि 2 बार इसको क्या किया गया रोल किया, 2 डाइस को रोल किया गया। 2 डाइस का मतलब 2 बार ही समझ लो आप। क्लियर होगी बात है? ओके, तो यदि ये 2 बार रोल हुआ या फिर 2 डाइस रोल हुए तो क्या क्या तुम्हारे आउटकम्स आएंगे बेटा 1,1, 1,2, 1,3,
1,4, 1,5, 1,6। अब आपको सोचना है कि ऐसे ही तुम्हारे 36 बनेंगे, तो 36 तो लिखोगे नहीं यार, 36 तो लिखोगे नहीं। समझ में आ गई बात है। अब आपको डायरेक्ट देखना है, ऐसे लास्ट वाला क्या आएगा, 2 1 से शुरू होगा और कहाँ जाएगा बेटा, 2,6 पे। क्या यहाँ पे 8 बना, क्या हाईएस्ट वाला ही 8 नहीं बना, तो कहाँ से 9 बन जाएगा। और हमें चाहिए क्या, सम मोर देन 9 का इवेंट चाहिए। क्या चाहिए, मोर देन 9 का इवेंट चाहिए। यानी कि हमें वो, यानी कि यहां तक तो अभी तक कोई इवेंट हमें हाथ लगे नहीं। क्लियर होगी बात है। अब यदि हम बात करें 3 में, तो 3 में क्या आएगा बेटा, 3,6। इससे पहले क्या रहा होगा, 3,5। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी कोई इवेंट नहीं आया, लास्ट में एक इवेंट मिला जो भी क्या है, इक्वल टू 9, नॉट मोर देन 9। बात ध्यान देना यहाँ पे, बात क्या कर रहा है, मोर देन 9। मोर देन 9 का मतलब क्या है, 9 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर होगी बात है। तो 9 से ज्यादा तो है नहीं, तो 9 से ज्यादा वाला इवेंट लेना। अब चलते हैं 4 में, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 4, 4 5, 4 6। यहाँ पे आपको एक इवेंट मिला 4 6। क्या मिला, 4 6। क्लियर होगी बात है। ऐसे ही 5 में चलेंगे तो क्या मिलेगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। एक खास बात आप देखो, जैसे जहां से मिलना शुरू हुआ, जो तुम्हें डिजायर रिजल्ट था, जो रिजल्ट तुम्हें मिलना शुरू हुआ जहां से, देखो यहाँ पे एक मिला, एक लाइन में एक मिला, इससे ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या मिला बेटा, 2 बार मिला। क्या मिला, 2 बार। यानी अगली बार कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 बार मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, तो एक मिलेगा 6,4, एक मिलेगा 6,5। मैं सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, 6,6, क्योंकि इसके पहले 6,3 आएगा जो कि क्या होगा, इक्वल टू 9 होगा। नहीं समझ में आई क्या मेरी बात है। यानी कि हमेशा चीजें ऑर्डर में होंगी। यदि आप ऑर्डर में लिखोगे तो ऑटोमेटिक चीजें ऑर्डर में निकल के आएंगी। यानी पहले एक मिला एक रो में, जहां पे कुछ नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था भाई, जैसे ही मिलना शुरू हुआ तो पहले एक मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला। तो यहाँ से टोटल कितने हो गए इवेंट, इवेंट तुम्हारे 3 ये हो गए, 2 यहाँ पे, एक ये, कितने हो गए, 6। कितने हो गए बेटा, 6। तो तुम्हारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे, 36। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए बेटा, 6। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया बेटा, जो कि क्या हो, इवेंट में क्या ग्रेटर देन 9 हो, तो सम कितना हो, ग्रेटर देन 9। तो कितना हो गया बेटा, एन ई अपॉन में एन एस होता है, एन ई की वैल्यू 6, एन एस की वैल्यू कितनी आ गई, 36। कितना है, 1/6। कोई पाप है क्या यहाँ पे, आंसर देखो सी ऑप्शन। क्लियर होगी बातें, कोई आपत्ति यहाँ तक, कोई विपत्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD is a rectangle with vertices this taken in order. Length of its diagonal is what? कह रहा भैया एक डायगोनल है ABCD। कौन सा है भैया, ABCD। ठीक है, मान लिया हमने ABCD एक डायगोनल है। ओके, अब कह रहा है कि वर्टिसेज दिया हुआ है ABCD, हमने लिख लिया। ए का वर्टिसेज क्या है बेटा, 2, -2। बी का वर्टिसेज क्या है, 8,4। इतना बनाना नहीं है आपको, बस मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत है, तो आप समझ लीजिए कैसे पेस आपको बनाना है। ठीक है, देखो भाई, तो डायगोनल निकालना है, तो आपको पता है डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। यानी किसी दो कोऑर्डिनेट को यदि आप क्या कर दो, दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, अपोजिट दो वर्टेक्स को। ठीक है भाई, तो ये क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया आपको। और डायगोनल का लेंथ निकालने तो आता ही होगा आपको। यदि हमें AC तो डायगोनल है, तो AC निकालना है, तो बेटा क्या होता है आपको, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको जो मन करे वो मान लो, इसको x1, y1, x2, y2। ठीक है, MCQ है तो आपको डायरेक्ट करना होगा, इतना लिखना नहीं होगा। मैं बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। x2 की बात करें तो क्या है, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा, 8, 8 माइनस आप -2। ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे यदि बात करें तो रूट ऑफ 4 - 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8 + 2 का होल स्क्वायर, 8 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। यहाँ से आ क्या गया आपका 100 + 4 रूट के साथ 104 रूट में आ गया आपका आंसर। अब यहाँ से चाहो तो क्या निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 इंटू क्या लिख सकते हो इसको, 4 2 जा 8, 4 6 जा
24। क्लियर हो गई बात है? यानी यहाँ से 2√26 आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर डी। आगे चले, अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी ए is tangent to a circle with center O if APO equal to 30 and OA equal to 25। लेवलिंग कर लेते हैं पहले, क्या क्या इन्होंने दे रखा है। इन्होंने दिया PA जो है वो टेंजेंट है, OA जो है बेटा वो क्या है, रेडियस है। OA क्या है, रेडियस है, और OA को दे रखा है इन्होंने 2.5, और OP की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखे हैं 2.5 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री। यही तो कह रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, ओपी की। किसकी बात कर रहे हैं, ओपी की। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ओपी निकलेगा कैसे? जब भी आपको एक साइड दिया हो और एंगल दिया हो तो तुरंत स्विच कर जाओ ट्रिग्नोमेट्री के पास। कहाँ पे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के पास। जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि एक साइड दिया हो किसी ट्रायंगल में और एक एंगल दिया हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कहाँ पे पहुंचना है, ट्रिग्नोमेट्री के पास। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और आपको ये बात पता है कि किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, कहाँ पे बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि कोई सेंटर से लाइन जाती है तो क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। क्या होती है, 90 डिग्री पे। यानी कि हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, ओपी हो गया। क्या हो गया, ओपी हो गया। क्लियर हो गई बात है? अब यदि हम आपसे बात करें तो जो थीटा होता है उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, बता दो बता दो, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये है आपका हाइपोटेनियस, जिसको आपको निकालना है। किसको निकालना है, हाइपोटेनियस को। अब आपको रिश्ता सोचना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिश्ता क्या होता है। तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे वैल्यू क्या बेटा, तो साइन 30 है। पी की वैल्यू तुम्हें पता है 2.5 है। एच की वैल्यू तुम्हें पता है नहीं, क्योंकि यही तो निकालना है। एच क्या है तुम्हारा, ओपी है। क्या भाई, एच ओपी है। ओपी इक्वल टू आ क्या गया बेटा, तो 2.5 साइन 30 की वैल्यू नीचे जाएगी 1/2, 1/2 ऊपर गया, कितना आ गया बेटा, 5 आ गया आपका आंसर। यानी कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, पाप है इसमें तो बतलाओ भाई। आगे चले अब, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 22 मिनट पहुंच चुका है, आप देते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 57%, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज व्हाट। देखो भाई, कुछ देर पहले मैंने प्रोबेबिलिटी पे ज्ञान बांटा आपको। ठीक है, कि किसी भी इवेंट का सम जो होता है, होने प्लस नहीं होने के क्या होता है, होने प्लस नहीं होने का सम जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके साथ एक और ज्ञान में दे दूं तो मैं ये कहूंगा कि बेटा किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का परसेंटेज प्लस किसी भी प्रोबेबिलिटी के नहीं होने का परसेंटेज बेटा इक्वल टू 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। समझ में आगे बात है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट इतना ही है। क्लियर होगी बातें? तो यहां से यदि हम यहाँ पे लगाएं, सर आपने भी बताया किसी भी इवेंट के होने का परसेंटेज प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने का परसेंटेज इक्वल टू 100% आपने बताया। तो यहाँ पे दिया है किसी प्रोबेबिलिटी के होने का परसेंटेज, क्या दिया बेटा, किसी प्रोबेबिलिटी के होने का परसेंटेज कितना है, 57% है। क्या है, 50, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग इज 57% दे रखा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं क्या, पीई बार के साथ परसेंटेज 100 माइनस 57% विच विल बिकम्स इक्वल टू 43%। क्लियर की बात है? हो सकता है ऑप्शन आपको अलग अलग तरीके से दिए हो, परसेंटेज गायब कर दिया हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो बैठ ही नहीं रहा, ये तो बैठ ही नहीं रहा, ये तो बैठ ही नहीं रहा। क्लियर की बात है? आपको केवल 43 एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और आपको पता है परसेंटेज गायब का मतलब क्या होता है बेटा, 100 से डिवाइड करना। परसेंटेज गायब का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना। क्लियर हो गई बातें क्या? बोलो भाई, कोई आपत्ति है इसमें तो? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटा, ए। क्या आ गया, ए। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। OAB is sector of a circle with center O and radius 7 cm. If length of arc AB equal to 22/3 cm, then OAB is equal to AOB equal to what? एंगल AOB इक्वल टू व्हाट। कह रहा है कि एक सर्कल है, मैं बना रहा हूं डायग्राम बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज बनाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ये कि भैया कोई सर्कल है जिसके अंदर एक क्या है, सेक्टर है, और सेक्टर का नाम क्या है, OAB। क्या है, OAB। और इसमें आर्क लेंथ, आर्क कौन सा है बेटा, तो आर्क तुम्हारा यही वाला तो है जो जिगजैग है,
ए बी क्या है बेटा, आर्क है, और आर्क लेंथ ए बी दे रखा है तुम्हें क्या, 22/3। अब कह रहा है कि सेंटर पे एंगल क्या होगा ये बताओ, और इसका रेडियस भी दिया होगा मेरे ख्याल से, रेडियस ऑफ सर्कल जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया। तो बेटा आपने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि सर एक्चुअली आर्क लेंथ इक्वल टू होता है θ/360 इंटू 2πr। कोई पाप तो है नहीं यहाँ पे, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो आर्क लेंथ आपका कितना दिया, 22/7, 22/3, सॉरी 7 क्यों लिख रहा हूँ, पाई की वैल्यू आ गई याद मुझे, 30/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। कोई पाप है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ यदि बात करें 0 से 0 गया, 3 से 12 टाइम्स, कोई दिक्कत की बात है नहीं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कोई आपत्ति यहाँ तक, कोई आपत्ति नहीं होगी। 22 से 22 गया, ठीक है भाई, कटिंग पिटिंग मचाने ऐसे ही आना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा कितना होता है 14, आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 14। यदि इतना तेज नहीं कर पा रहे हो, अरे यार क्या निकालना था इसमें, मैं क्या निकाल दिया, अच्छा वैल्यू मैंने एंगल का भी पुट कर दिया क्या, आर को मैं, ओहो हो, थोड़ी सी जल्दी में आ गया भाई, रुक जाओ, वैल्यू मैंने अलग ही ले लिया था अपने हिसाब से, ये 30 मुझे दिखाई दे दिया था, ठीक है। आर्क लेंथ कितना दिया है 22/3, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, पता नहीं, यही तो निकालनी है हमें, 360, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 7, 7 से 7 गायब, क्लियर बात है, ये तो और आसान है, 22 से 22 गायब, क्लियर हो गई बात है। यहाँ से यदि हम बात करें तो 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया 180। अब यहाँ से थीटा छोड़ दें और सबको इधर लाएं तो क्या आ जाएगा 180/3, इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई उसमें वैल्यू पुटिंग में, ठीक है, मैं किसी और कोई डेटा ले लिया। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो यार मतलब कि हर साल एक बार पूछता है, एक क्वेश्चन हमेशा डालता है और हर एक सेट में डालता है, पता नहीं क्या इससे प्यार है। ठीक है भाई चलते हैं। तो आपको देख के ही याद आ गया होगा क्या लगाना है, दो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे डी और बीसी, डी और बीसी क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, और दो पैरेलल लाइन से बेटा और क्या करें, और जो एक पैरेलल लाइन से दो अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू डीपीटी की जो साइड्स के रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स कि मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एडी अपॉन में बेटा डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी होता है। एडी क्या है बेटा x+1, बीडी क्या है भाई 3 है, ए क्या है भाई 2x+1 अपॉन में 4 है, यहाँ से 4 इधर 3 यहाँ पे, 4x+4 इक्वल टू 6x+3, कोई पाप है यहाँ पे। अब यहाँ यदि हम बात करें तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4-3, ये थोड़ी सी आंखों का गेम है, किसको किधर ले जाना, ये बड़ा था ये छोटा था, इधर ले गया इसको इधर लाया, ठीक है तुम्हारी मर्जी, जिधर मन करे उधर कर लो। 1/2 x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। कोई आपत्ति किसी को, एक्स ही पूछा था, वो हो सकता है बेटा ए ही भी पूछ सकता है, तो फिर एक्स की वैल्यू आपको पटकनी पड़ेगी उसमें, तब जाकर के वैल्यू आपकी ये निकल पाएगी। क्लियर, बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, 3 coins are tossed together, the probability that exactly one coin shows head। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी जिसमें केवल एक ही हेड दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो, एक ही हेड दिखाई दे रहा हो। तो देखो भाई यदि हम बात करें 3 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, अभी मैंने बताया एक कॉइन पे कितने फेसेज हैं बेटा 2, और बेटा कितनी बार किया गया टॉस 3 बार, ठीक है, या कितनी कॉइन टॉस किया गया 3, तो कितना आ गया टोटल सिंपल स्पेस बेटा 8, कितने आ गए 8 आ गया आपके। अब आपको देखने हैं वो वाले सिंपल स्पेस जिसमें क्या हो, केवल एक हेड आ रहा हो, क्या हो केवल एक हेड। तो देखो बेटा बनाए यदि हम इवेंट की बात, तो हेड टेल टेल, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, टेल हेड टेल, और क्या हो सकता है टेल टेल हेड। और कोई ऐसा इवेंट बन सकता है क्या जिसमें केवल एक हेड आ रहा हो, केवल एक हेड, क्लियर बताओ। वैसे चाहो तो आप तीनों लिख लो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आठों के आठों लिख लो, हेड 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 से शुरू करूं, हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है भाई, टेल हेड हेड, क्लियर हो गई बात है यहां तक। अब क्या रह गया आपका, कुछ नहीं, अब टेल 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 से शुरू कर लो, टेल टेल टेल, ठीक है, टेल, कोई रिपीट करेगा क्या, नहीं, टेल हेड
टेल कर दो भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड टेल, हेड कर दो आप, ठीक है। और क्या रह गया, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। हेड हो गया यहाँ पे, टेल यहाँ पे हो गया। अब दूसरा क्या रह गया आपका, हेड यहाँ पे आ गया, हेड यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे टेल टेल, हेड कर दो ये, ठीक है। इसके अलावा कोई और इवेंट पॉसिबल है? अब देखो इसमें भैया कितने ऐसे इवेंट हैं जिसमें एग्जैक्टली बोला है, ये नहीं बोला है कि एटलीस्ट वन हेड या फिर एटमोस्ट वन हेड, क्लियर बात है, एग्जैक्टली वन की बात किया है, एग्जैक्टली वन की बात किया है, इस बात को ध्यान देना आप, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन देखो, इसमें दिखाई दे रहा है हेड, इसमें दिखाई दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा, इस वाले में तो है ही नहीं भाई, इस वाले में तो है ही नहीं हेड, इसमें 3 हो गए हैं, इसमें 2 हो गए हैं, इसमें 2 हो गए हैं, इसमें 2 हो गए, यानी कि हमारा इवेंट कितना बना, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 3/8। कोई आपत्ति है यहाँ पे? चलो, इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने दिया। अगला क्वेश्चन, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल एट सेंटर O, a chord AB of the larger circle touch the smaller circle at C, OA equal to 3.5। OA कितना दे रखा है इन्होंने, 3.5। कितना दिया, क्या हो रहा है भाई, OA तुम्हें दे रखा है 3.5। ओके भाई, ये हो गया तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे OC कितना दिया है भाई, OC तुम्हें दिया है 2.1। अब तुम्हें चाहिए AC। देखो यार, मैं यदि बात करूं तो मैं आपको बोलता हूं कि जब भी MCQ आए तो आप हमेशा ट्रिपलेट से जाएं। ट्रिपलेट मैंने कुछ बता रखा है, 3 4 5 जैसे होते हैं, ये याद होने चाहिए आपको। 6 8 10 ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। 7 24 25 ये याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 5 12 13 ये आपको याद होना चाहिए कि ट्रिपलेट बताते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया आपको क्या 7 24 25 हो गया, 9 40 और 41, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखे हैं, जिसमें से ये मेजर ट्रिपलेट्स हैं जिनसे हमारा काम चल जाता है। यदि मैं इसी की तरह 5 15 17 भी होता मेरे ख्याल से, नहीं 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 नहीं, हाँ 5 15 225 नहीं, ये नहीं आता, 17 के साथ आता तो है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे बात करें आपसे, तो ट्रिपलेट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे सर? यदि मैं ये कहूँ कि देखो इन दोनों में नंबर में कॉमन क्या निकला, तो आप ये कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 0.3, इसको हम लिख सकते हैं सर 7 इंटू 0.5। तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये है 3, ये है 5, डेसिमल को भी भूल जाओ, डेसिमल तो हम लगा लेंगे, 10 से डिवीजन ही तो करना। तो 3 5 है बेटा, तो क्या 3 5 किसी ट्रिपलेट में आता है क्या? तो कहेंगे सर हाँ। तो यानी कि ये क्या होगा, 4, क्या होगा 4। लेकिन ये नंबर कितने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, 7 से। क्या हो रहे हैं, 7 से। अच्छा बेटा, ये क्या नंबर डेसिमल में नहीं, क्या 10 से डिवाइड नहीं हुआ है क्या? हुए सब। तो यहाँ पे क्या करूंगा 0.4, क्लियर हो गई बात है। तो 7 4 जा 2.8 इंटू बेटा डबल कर दूंगा, पूरा कॉर्ड का हमारा लेंथ आ जाएगा 5.6। यदि आपको ट्रिपलेट आता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कुछ सेकंड में कर जाएंगे, कुछ सेकंड में कर जाएंगे, क्लियर हो गई बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, सिंपल सा, क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा। तो थीटा निकालने के लिए और सबको क्या करें बेटा, थीटा वाले टर्म को एक साइड और सारे टर्म को एक साइड, 3 को यहाँ पे छोड़कर थीटा को एक साइड ले गए। मैंने कितनी बार बताया है आपको कि जिसको निकालना है उसी को क्या करना है, दूसरी साइड करना है, और सबको दूसरे साइड करना है। तो यहाँ से cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या आता है बेटा, आप कहेंगे cot थीटा से, और यहाँ पे वैल्यू क्या है √3। यदि आपको दिक्कत हो रही है सर कॉट की वैल्यू रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एक काम कर सकते हैं आप कि रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको पता है कॉट का रिवर्स क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan। तो यहाँ यदि हम बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। कोई पाप तो है नहीं इसमें, क्लियर हुई बात है। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से, कि नहीं निकाल पाएंगे? ठीक है जी, यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब ये किस थीटा पे आएगा बेटा, 1/√3, तो आपको पता है कि क्या आएगा, पाई बाई, अच्छा पाई में तो तुम लोग डील ही नहीं करते हो ना यार, तुम लोग तो सीधा 11th वाले 12 वाले डील करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि थीटा की वैल्यू किस पे आ जाएगी बेटा, 30 डिग्री पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी, 30 डिग्री पे आ जाएगी। समझ में बात है, मैं पाई में तो डील नहीं किया कहीं पे, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं किया हूँ। तो क्या आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया आंसर आपका।
एक्चुअली क्या होता है 11-12 में आप एंगल्स को पाई के साथ डील करते हैं, पाई में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। 30 को हम लिखते हैं पाई बाई 6, 60 को लिखते हैं पाई बाई 3, ऐसे लिखते हैं। क्लियर बात है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, टू कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डेटा राहुल यूज्ड एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड इज द मेथड टू कैलकुलेट मीन ऑफ, ठीक है, डेटा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम मीन मान लेते हैं, जिसमें इन्होंने राहुल जी ने क्या किया, ए को एज्यूम मीन मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे बेटा अब जब भी हम एज्यूम मीन करेंगे, जरूरी तो है नहीं, जैसे मान लो हमारे पास डेटा है बहुत सारे, ठीक है, अब हमने करे मान ले सपोज कि एवरेज बच्चों के मार्क्स जो है वो 40 आ रहे हो, तो ये जरूरी नहीं ना कि एग्जैक्ट 40 आ ही रहे हो, हमने एज्यूम किया, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और खास बात ये है बेटा कि वो जो अजम्पशन है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यदि ज्यादा होगा बेटा, जितना ज्यादा होगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, जितना कम होगा उसमें उतना ही क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर होगी बातें। तो एज्यूम्ड मीन डेटा में बेटा पहली बात तो ये आपको ध्यान देना है कि प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अरे भाई ये क्या ऑप्शन बना रखे हैं, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है ए प्लस डी बार, यहाँ पे दिया है ए प्लस एच डी बार, यहाँ पे दिया है एच इंटू ए प्लस डी बार। डी बार का मतलब क्या है, डेविएशन का मीन, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ए माइनस एच डी बार। ओके भाई, ये है डी ऑप्शन आपका, ये है सी ऑप्शन आपका, ये है बी ऑप्शन आपका, ये है ए ऑप्शन। यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक्चुअली एज्यूम मीन के बिहाफ पे और डेविएशन के बिहाफ पे जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ए प्लस डी बार इंटू एच, यही आता है फॉर्मूला, यदि आपको याद हो तो। याद आ रहा है आप लोगों को, याद होगा ही मेरे ख्याल से। तो यहाँ से बेटा इस फॉर्मूले को आप कंसीडर करो, आप कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बन रहा है आपका बी वाला, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 36, 16 नंबर क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n बाय 2 2n 3n प्लस 1। देखो बेटा कह रहा है कि n टर्म का सम जो है बेटा दिया हुआ है कि n बाय 2 इंटू 3n प्लस 1 होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो भैया ये क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला दे दिया है आपको। क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। ये नहीं कि अपना वाला रिकॉल करना सर, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों नहीं दिया, ये इसने बना दिया बेटा, समझ बात है। अब ये कह रहा है कि पहला टर्म आप ईपी बतलाइए। आप ये बताओ बेटा, यदि हम ये चाहते हैं कहें a1 है टर्म, a2 है टर्म, a3 टर्म है, तो यदि हमें 3 टर्म का सम चाहिए तो a1 प्लस a2 प्लस a3 करेंगे। यदि हमें एक टर्म का सम चाहिए तो एक टर्म का सम का मतलब है ही क्या, कुछ नहीं है बेटा, वो खुद ही तो टर्म होगा ना। यदि हम यहाँ पे ये लिखें कि s1, n की जगह पे क्या लिखे हम, n की जगह पे क्या लिख दिया, n की जगह पे हमने लिखा 1, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, एक टर्म का सम। एक टर्म का सम का मतलब क्या हुआ, a1 टर्म ही है, a1 टर्म ही है। इसका मतलब n की वैल्यू जैसे हमने 1 पुट किया हमें मिला 1 बाई 2, 3 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से क्या निकला 2 आया आपका आंसर। अब यहाँ से जो वैल्यू आई बेटा s1, ये खुद ही क्या है बेटा, a1 है। क्या है, खुद ही a1 है। क्लियर हो गई बात है। यहीं पे यदि तुमसे पूछ लिया कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो पहले आपको करना क्या हो, जैसे a1 निकाल लिया ऐसे ही आपको एक और टर्म निकालना होगा, उसके लिए क्या पुट करना पड़ेगा 2। अच्छा 2 पुट किए जैसे n की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, a1 प्लस a2 हो गया, a1 प्लस a2 हो गया, यानी ये किसके को लगेगा बेटा 2 बाई 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। कोई पाप है यहाँ पे, 2 से 2 गायब, आ गया यहाँ पे 3 2 या 6 1 7। ये जो आया बेटा सम किसका आया बेटा, दो टर्म का है, ये दूसरा टर्म नहीं है, ये क्या है, दो टर्म का सम है। क्लियर बता। अब a1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो यहां से पहले आप निकालेंगे a2 की वैल्यू, क्या आ जाएगा 7 माइनस 2, क्या आ गया 5। इसके बाद आप निकालेंगे d इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो, और पूछ सकता है, जब इस बार इतना हल्का पूछा है तो इस बार इतना हल्का पूछ लेगा, हो सकता है। कितना आ जाएगा आंसर आपका 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात है। ऑप्शन में मत ढूंढना क्योंकि अलग से क्वेश्चन मैंने दिया। डी की वैल्यू निकालो। आगे चलते हैं। इन ट्रेंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 इफ AB अपॉन में AC इक्वल टू दिस देन cos C इज इक्वल टू व्हाट। कह रहा भैया एक कोई राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कि दिया है एंगल B पे है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब जी कह रहे हैं कि राइट एंगल जो है वो किस पे बेटा, B पे है। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ये हो गया A, ये हो गया C। अब AB बाई AC, AB बाई AC, AB बाई AC इन्होंने दे रखा है, AC ये वाला है भाई,
दिख रहा है ना ऐसे जिसपे सांप चल रहा है, ठीक है। ये क्या दिया है भाई, 1/2 दे रखे हैं। अब कह रहे हैं cos c की वैल्यू बताओ, क्या करो, cos c की वैल्यू बताओ। ये बताओ भाई, हमें जो रिश्ता दिया है उसी का इस्तेमाल करना है c को निकालने के लिए। किसका बेटा, जो रिश्ता दिया है उसी का इस्तेमाल करना है c को निकालने के लिए। cos c तो दिया है, ठीक है। अब यदि हम बात करें c यदि तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, c यदि तुम्हें निकालना है, पहले तो हमें c एंगल पता चल जाए तभी तो cos c निकालेंगे हम। अब यदि हम बात करें इस डेटा के हेल्प से क्या एंगल पता चल सकता है क्या, तो आप कहेंगे जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से बेटा ये क्या है, सामने साइड है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। और हमें पता है जो रेशियो दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का दिया है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में आता है, यानी साइन सी में आएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू क्या दिया है, 1/2। और यदि हम बात करें कि किस थीटा की वैल्यू पे साइन क्या होता है, 1/2 होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है आपका सी की वैल्यू जो होती है क्या होती है, अरे सॉरी यार, सी की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 30 डिग्री होती है, क्या होती है, 30 डिग्री। क्लियर होगी बात है, यानी 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है साइन की। अब हमसे पूछा गया सी की वैल्यू निकल के, पूछा क्या है, कॉस सी। कॉस सी पूछने का मतलब क्या है, कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है बेटा, √3/2। इतना तो याद ही होगा आपको, इतना ही करना है आपको पेपर में और इतना ही पे नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर होगी बात है, आगे चलते हैं। वैसे आपको विजुलाइज करके चीजों का आंसर दे देना चाहिए। यदि ये 1/2 है, क्या है, 1/2 है, और रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का, इसका मतलब क्या है बेटा, साइन 30 की बात हो रही है, क्या है, साइन 30 की बात हो रही है। और यदि थीटा 30 है तो इसका मतलब कॉस 30 क्या होगा, √3/2। आसानी से आगे चले, चलो भाई अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉलो सिलेंडर इज इतना। ये एक सिलेंडर दिया है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, वॉल्यूम। हॉलो का मतलब क्या है बेटा, खाली है तो उसमें हवा ही भरा रहेगा। 450 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, ये 3 नहीं है, क्यूब है, ठीक है। आगे कह रहा कि एक कोन उसमें इंसर्ट किया गया जिसका सेम हाइट है, सेम रेडियस है, ठीक है। बोल रहा है कि जब कोन को हम इंसर्ट करेंगे बेटा, जब भी हम कहीं पे किसी चीज को प्लेस करते हैं तो वहां से एयर क्या होती है, बाहर निकलती है बेटा, ठीक है। अब एयर रह कहाँ जाएगी, जो जो खाली स्पेस है, जैसे कोन को हमने डाल दिया तो इसके अलावा जो ये खाली स्पेस है बेटा, ये वाला, इसमें क्या तुम्हें मिलेगा बेटा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एयर अभी भी भरी मिलेगी। क्लियर बात है, केवल क्या, जितना कोन ने स्पेस को कवर किया है या जो कोन का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम को छोड़ करके बाकी सारे वॉल्यूम में क्या होगा, अभी भी गैस होगा। और वही पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द सिलेंडर, आप बतलाइए जो अभी भी खाली है उसके बारे में बतलाइए। तो ये कहानी है सिंपल सा, क्या, वॉल्यूम के बिहाफ पे, क्या है, वॉल्यूम के बिहाफ। यदि आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, क्या होता है, कोन होता है। ये चीज तभी एप्लीकेबल है बेटा जब रेडियस सेम हो, रेडियस एंड हाइट आर सेम। जब ये दोनों चीज सेम होगा तभी ये चीज एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे दिया है हाइट एंड रेडियस आर सेम। क्लियर होगी बात है। अब यदि ऐसा है बेटा तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा क्या होगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। बोलो भाई कोई आपत्ति है यहाँ पे, नहीं है। तो यहां से हम करें 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या सिलेंडर, क्या बेटा, 450 है, तो यहां से निकला क्या, 150 आ गया। यानी कि जो कोन ने कवर किया होगा वॉल्यूम, जो कोन ने ऑक्युपाई किया गया होगा वॉल्यूम, वो क्या 150 है। तो बाकी बच कितना गया बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम क्या करते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस करते हैं। कितना आ गया भैया, 300 सेंटीमीटर क्यूब। कोई आपत्ति है, किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। ओके, क्वेश्चन है भाई, a प्लस √b a माइनस √b इज अ रेशनल नंबर। तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का और a माइनस बी का, जिसको आप पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात है। और यहां से आपका आया क्या, a स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी इरेशनल नंबर का यदि पावर इवन है, क्या है, पावर इवन, केवल 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पावर इवन है, तो क्या हो जाता है बेटा, रेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है,
तो रेशनल बन जाता है। यानी ये नंबर क्या हो गया, रेशनल तो हो गया आपका। क्लियर हो गई बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये तो सही है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स ऑलवेज रेशनल। देखो बेटा, किसी चीज को सही साबित करना है तो वो हर एक पॉइंट पे सही होना चाहिए, हर एक कंडीशन में सही होना चाहिए। क्लियर होगी बात है। लेकिन किसी चीज को गलत साबित करना है तो उसके लिए केवल एक एग्जाम्पल काफी है। यदि मैं इसकी बात करूं, कह रहा है दो इरेशनल, तो मैं ले लेता हूं एक √2 और एक ले लेता हूं √3। चाहे प्रोडक्ट करके देखो क्या आ रहा है बेटा, √6 नहीं आ रहा है क्या? क्या √6 रेशनल नंबर है क्या? कहेंगे आप नहीं सर। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। ये बेटा कोई भी प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं ना? बहुत बढ़िया। तो यहां से आपका ये डिफाइन हुआ कि ये तो भाई गलत है। वैसे भी जिन शब्दों में बहुत क्या होता है, हाईली हाइपोथेटिकल पॉजिटिविटी दिखाई जाती है, निगेटिविटी दिखाई जाती है। ऑलवेज जैसे दे दिया, नेवर दे दिया तुम्हें, ठीक है, ये सब इंडिकेट करते हैं बेटा कि बहुत कम फैक्ट होता है कि ये सही हो पाए। तो यहाँ से असम्पशन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी आता है आंसर में। क्लियर हो गई बात है। अगला क्वेश्चन देखो। अब आप क्वेश्चन ये है बेटा कि ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR सच दैट एंगल A इक्वल टू दिस, एंगल C इक्वल टू दिस, एंगल दिस, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज 180। पहले तुम मेरी तरह इंसान हो तो फिर मैं ऐसे मार दूं, पहले तो रीजन ही सही है भाई। रीजन सही है तो असर्शन का क्या हुआ भैया, कहानी खत्म, सी वाले ऑप्शन का, क्योंकि इसमें रीजन क्या होता है, फॉल्स होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR है बेटा, तो इसमें क्या है, ये 3 एंगल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एंगल दिए गए हैं। क्लियर हो गई बात है। तो क्या एंगल A ये दिया है, एंगल C ये दिया है, तो एंगल Q ये होगा क्या? तो यहाँ पे पहले आपको कंपेयर करना होगा कि एंगल A वाला किसके इक्वल होगा, एंगल P वाले के इक्वल होगा। एंगल C वाला किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल R वाले के इक्वल होगा। और एंगल B वाला किसके इक्वल होगा, एंगल Q वाले के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल Q। इट मीन्स कि ये 55, और ये इसी तरीके से पता चल रहा है बेटा, ये किस भी हाफ पे हम निकाल पा रहे हैं इस चीज को कि ये 55 ही होगा। क्या होगा, 55 ही होगा। क्योंकि बेटा हमें पता है कि ट्रेंगल के अंदर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं और एक दूसरे के ए का आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन विल बी ए। क्लियर हो गई बात है, बहुत बढ़िया। और क्या रह गया आपका, सॉल्व द इक्वेशन। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हमने करा, ठीक है, ऑलमोस्ट 47 मिनट्स हो गए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे चीजों के, क्वेश्चंस के। और हमने बना रखा है PDF जिसमें कि ऑलरेडी हमने 400-500 क्वेश्चन शामिल कर चुके हैं और काम इस पे चल रहा है। ओके, बाय बाय, टाटा।